नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। लखनऊ प्रभारी और प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने औचक निरीक्षण किया। सुबह तड़के ही साफ सफाई का जायजा लेने के लिए मंत्री के साथ नगर आयुक्त अजय द्विवेदी और महापौर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद रहीं। इस दौरान मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित सत्यलोक कॉलोनी, आशियाना के लोक बंधु और चौक स्थित फूल वाली मंडी और बिजली वाली सड़क का निरीक्षण किया। वहीं फूल वाली मंडी, सत्यलोक कॉलोनी, लोक बंधु हॉस्पिटल के पास मिली गंदगी पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश जारी किए। लखनऊ में चरक हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां 14 साल की युवती को गलत ग्रुप का ब्लड दे करके जिंदगी से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि ओ ग्रुप का सैंपल लेने पहुंचे युवती के पिता को वहां बी ग्रुप का ब्लड दे दिया जाता है। मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती के पिता ब्लड लेकर मछली मंडी दुबुग्गा स्थित एडम्स हॉस्पिटल में भर्ती युवती के पास पहुंचे, जहां गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ने से युवती की हालत बिगड़ जाती है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को इसकी शिकायत की और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो चरक हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहां पर मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। आपको बताते चले, गलत ब्लड ग्रुप बताने से युवती की हालत बिगड़ गई है। अयोध्या कोतवाली नगर पुलिस व थाना कैंट पुलिस और बदमाशों के बीच शनिवार रात मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही बदमाशों के पास से लूट और चोरी के सामान और अवैध तमंचा भी बरामद हुए। वहीं पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी शहर में स्नैचिंग और लूट की घटना को अंजाम देते हैं। दरअसल चेकिंग के दौरान मोहबरा चौराहे की ओर से आए 2 मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया, तो वहीं तेजी से मोटरसाइकिल को भगाते हुए पुलिस को धक्का देकर के गैस गोदाम की तरफ भागने लग गए ये आरोपी। इस दौरान दोनों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। आपको बताते चले कि जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए हैं, लेकिन दोनों का फिलहाल इलाज किया जा रहा है। अफीम कोटी के पास बीती रात थाना कोतवाली नगर की टीम और थाना कैंट की टीम की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 2 शातिर अपराधी गोकर्ण निषाद और राजेश निषाद पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। साथ ही साथ इनके पास से अवैध असलहे, कारतूस, काफ़ी मात्रा में चेन, ईयर टॉप्स, नंबर प्लेट फर्जी, अपाची मोटरसाइकिल जिसपे फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था तथा अन्य सामान बरामद हुए। धार्मिक स्थल पर आपत्तिजनक पोस्टर, मांस और धार्मिक पुस्तक फाड़कर फेंकने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बताते चले कि हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मुख्य साजिशकर्ता, जिसने 11 साथियों के साथ ही वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अब भी घटना में शामिल 4 लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं मुख्य आरोपी महेश मिश्रा हिंदू योद्धा संगठन का प्रमुख है। उसने अपने 10 साथियों के साथ 2 मस्जिदों और एक जगह सड़क पर आपत्तिजनक वस्तुएं फेंककर दंगा कराने की साजिश रची थी। पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने इनमें से 7 आरोपियों को गुरुवार की सुबह आरटीओ कार्यालय के पास से गिरफ्तार किया। वहीं जिला प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए झूठी सूचना देने वाले की तलाश में जुटी हुई है। गया है इस सूचना पर जाकर आज 1:18 पर टाट साहब मस्जिद के सामने ईंट फेंके जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर जाकर के देखा गया तो ऐसा कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। वहाँ पर फोर्स पूर्व से ही तैनात है और
सभी से अपील है, कृपया ऐसी भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें। आज खबर लखनऊ के मलियाबाद से है, जहां एक महिला को शादी का झांसा देकर एक युवक ने 3 साल से शारीरिक संबंध बना रखे हैं। आपको बताते चले, इसी सिलसिले में युवती नगमा ने मलियाबाद थाने में मोहम्मद सलमान के खिलाफ तहरीर दी है। मलियाबाद में थाने से लेकर के न्याय के लिए उच्च अधिकारी तक गुहार लगाई गई। वहीं जब मामले में महिला को न्याय नहीं मिला तो महिला ने 2 दिन पहले आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल महिला को इलाज के दौरान बचवा लिया गया है। बराबर लग रहा था और शादी का झांसा दे रहा था कि हम तुमसे निकाह करेंगे। अब निकाह करने के लिए मना कर रहा है। जब उसने निकाह करने के लिए मना किया तो हमने जहर भी खा लिया था। तो मेरे घर वाले उनको बचाने के लिए हॉस्पिटल ले गए थे और 76 पे हमने कॉल किया तो मोहम्मद असलम पकड़े गए, वहाँ से छुड़ गए। तो ये पत्रकार ने हमसे बहाने से साइन करवा लिया कि तुम्हारी कार्रवाई हम दूसरी जगह पर करेंगे। तो तौहीद पत्रकार ने जो है लड़के वालों से पैसे ले लिए हैं। अब मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। खबर कुशीनगर से, जहां पति पत्नी की मौत होने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि पति पत्नी का शव घर की पहली मंजिल पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हैरान हो गए हैं सभी, क्योंकि 4 महीने पहले इनकी लव मैरिज हुई थी। पति संजीव साहनी का शव रस्सी के सहारे छत से लटका मिला, जबकि मृतका नीतू का शव सोफे पर पड़ा मिला। आपको बता दें कि मृतका नीतू BA 3rd ईयर की छात्रा है। वो 5 अप्रैल को ही पेपर देने के लिए मध्य प्रदेश से अपने पति के साथ ससुराल आई थी। अकटाहा गांव निवासी संजीव साहनी ने जनवरी 2022 में ही गोरखपुर की नीतू से लव मैरिज की थी। बताया जा रहा है कि शाम को दोनों बच्चे टीवी देखने पहली मंजिल पर गए थे। फिलहाल मामले की जांच कर रही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, विदेश में रहते हैं। उनके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं लोग? करते हैं बाबूजी। ये कब ऐसा, क्यों ऐसा किए ये लोग? एक दूसरे पता नहीं क्यों किए, एक दूसरे से कई दिन से बोल रहे तू किससे बात कर रही है, वो कह रहे तू किससे बात कर रही है। एक दूसरे को कहते थे और लड़ते थे। कितना दिन से कर रहे थे? 2 दिन हुआ। नहीं, जैसे इस तरह की बातें जो है कई रोज से वो कर रहे थे? नहीं, कई रोज से नहीं कर रहे थे, 2 ही दिन बस हुआ। पहले से हो रहा होगा तो नहीं पता था मेरे को, बल्कि 2 दिन पहले पता चला। तो ये घटना कब घटित की है, आपको कैसे पता चला? मेरे को नहीं पता चला, बच्चे छोटे छोटे गए टीवी देखने, वो पता किए, बोल रहे भाभी चलो ऊपर, छोटू भैया ने क्या बोलते फांसी लगा ली। संजीव कितने दिन रहे थे यहाँ? कहीं बाहर रहते संजीव भी ना? हाँ, यही रहते थे। यही हमेशा रहते थे? नहीं गए, 1 महीने के लिए गए थे MP गए थे 1 महीने के लिए। पेपर था उनकी बीवी पेपर था उनका, तो आए थे। किस क्लास का पेपर था? BA 3rd ईयर था। अच्छा। राजधानी लखनऊ में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पूरा मामला लव जिहाद का बताया जा रहा है। जी हां, आपको बताते चले, मृत्युंजय नाम के लड़के से युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी ना हो पाने के चलते युवती ने आत्महत्या कर ली। युवती के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें युवती ने प्रेमी मृत्युंजय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के कैंप बेल रोड की रहने वाली मृतका की मां ने बताया कि एक लड़के के साथ उसकी बेटी का अफेयर था। जब हमको पता चला तो दोनों को समझाया गया, लेकिन लड़के ने वादा किया कि मैं मुस्लिम धर्म अपना लूंगा। जिसके बाद उसका घर में आना जाना शुरू हो गया, लेकिन बात जब लड़के के परिवार वालों को पता चली तब उन्होंने रिश्ता मानने से इनकार कर दिया। तो लव जिहाद का मामला लखनऊ में सामने आया है, जहां पर एक युवती ने आत्महत्या कर ली है और सुसाइड नोट पर उसने पूरी बात लिखी है कि वो एक लड़के से प्यार करना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब लड़के ने मना किया, लड़के के घर वालों ने मना किया, तो लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
कि एक लड़के से बहुत व्यवहार बना लिया था, अफेयर था। हम तो भैया बर्तन धुलने जाते थे, इनके पापा भी मेरे साथ में नहीं है। 4 साल से हम 2 बिटिया और हम रहते थे, हम बर्तन धोने चले जाते थे। इन लोगों के बीच में क्या हुआ नहीं पता है, लेकिन जब हमको पता चला तो हमने बहुत समझाया उसको भी इनको भी। तो उसने हमसे वादा किया कि हम मुसलमान हो जाएंगे। भैंसा उसने खा लिया, उसने यकीन दिलाया कि अब तो यकीन है। हम लोग नॉनवेज नहीं खाते रहे, लेकिन खाने लगे। उसके बाद धीरे धीरे घर का भी सिस्टम बनाने लगे कि अपनी अम्मी से मिलाने ले गया, अपनी बहनों से मिलाया, अपनी माँ से मिलाया। उसके बाद 6 महीने रेगुलर उसको ले जाता था घर पे। उसमें क्या बात है, जब भी बातें होती रहे, कल भी अभी उसने बात की, मना किया कि क्या बात मत करो, लेकिन वो कहती थी अम्मी हमको उसको ला दो, अम्मी हम उसके बगैर नहीं रह पाएंगे। तो हमने कहा था कि सब्र रखो, ईद के बाद हम लोग कुछ करेंगे, देखें क्या होता है, बैठ के बात करेंगे। लेकिन उसको आज भी उसने बात की है अपने मोबाइल से, क्या बात करी हमको नहीं पता है। वो छती पर बात करके और छत पे ही उसने कर लिया है। राजधानी लखनऊ में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें कानून व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर ICCC में संचालित कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री सुरेश खन्ना ने अपील करी कि 12 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों का प्राथमिकता से वैक्सीनेशन करवा दिया जाए और उसकी सफाई की लगातार 3 घंटे लखनऊ की खास तौर से कानून व्यवस्था और विकास के संबंध में ये बैठक करके निर्देश भी दिए हैं और उसकी समीक्षा भी की है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रित है और हर स्तर पर मॉनिटरिंग करके ये कोशिश की जा रही है कि अपराध का ग्राफ कम से कम हो और जो अपराध हुए भी हैं उसमें जो दोषी हों उनको जल्द से जल्द सजा मिले। हमने प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेंथन करने का भी काम किया और हर स्तर पर लोगों को ये परिणाम मिले, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं स्थानीय स्तर पर। लखनऊ में सीएम योगी ने श्रम दिवस के मौके पर ई पेंशन का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्रीमती एस राधा चौहान जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, वित्त विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रदेश शासन में अपनी एक लंबी सेवा के बाद जिन्होंने प्रदेश को अपने कार्यों के माध्यम से शासन की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकगण, प्रदेश के सभी जनपदों से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ नागरिकगण, हमारे प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज मई दिवस है, श्रम के महत्व को रेखांकित करने वाला और उसका सम्मान करने वाला दिवस, और आपने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय प्रदेश के विकास में के योगदान में लगाया है, तो मैं सबसे पहले आप सबको और प्रदेश के सभी उन श्रमिकों को, उन नागरिकों को, उन सभी कार्मिकों को जिनके श्रम से प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, लोक कल्याण के पथ पर आगे बढ़ा है, उन सबको मई दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर यहां पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 11.5 लाख
कार्मिक सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में तकनीक कैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, उस समय भी उन्होंने पूरे देश का आह्वान किया था कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। सामान्यतः जैसे लोग छोटी घटना मानते हैं, ये आवश्यक नहीं कि वह घटना जो हमें छोटी लगती है लेकिन जिस पर बीतती है उसके लिए भी छोटी हो। उसके लिए तो वह घटना ही अपने आप में बड़ी होती है और इसलिए अपनी समस्या के समाधान करने के लिए व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना होता है, इन सभी परेशानी को ध्यान में रख करके और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के दौरान तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करके हुए प्रदेश के 24 से 25 करोड़ लोगों के जीवन में कुछ व्यापक परिवर्तन लाने की जिस एक अच्छी मंशा से कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और अपने उन सभी पेंशन धारकों के लिए जो इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या जिन्हें पेंशन प्राप्त करना है, इन सभी के लिए आज ई पेंशन पोर्टल इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिससे आपके जीवन को और सरलीकरण किया जा सके। और हम कह सकते हैं यह ईज ऑफ लिविंग का ही एक हिस्सा है, व्यक्ति के जीवन को सरलीकरण करना। मुझे लगता है अपने से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपने से पूर्व के लोगों को खूब इस विषय से परेशान जरूर किया होगा, होता ही है। और लेकिन आपकी परेशानी को वित्त विभाग ने समझा और मैं धन्यवाद दूंगा। मैं खन्ना जी से ही पूछ रहा था, मैंने कहा भी आपका तो रिटायरमेंट का समय तो नहीं आया अभी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा रिटायरमेंट का समय तो 75 साल है, अभी काफी समय है। लेकिन वित्त विभाग ने चिंता की, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी टीम ने पोर्टल विकसित किया और आज प्रदेश के लाखों कार्मिकों के जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला एक ऐसा अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा 31 मार्च को जो लोग रिटायर हुए, ऐसे 1220 कार्मिकों का भुगतान उनके खाते में सीधे ऑनलाइन चला गया है। आने वाले समय में किसी भी रिटायर होने वाले कर्मचारी को कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वीडियो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके 30 दिन के अंदर पूरी जानकारी जो भी उन्हें लेना है वो जानकारी लेगा। और जो जानकारी अगर वह अपने स्तर पर प्रयास नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी दी है और उसने उसको वेरीफाई नहीं किया है, नहीं कराया है, तो यह अपने आप ही वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। ये उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वह इस बात को तय कर ले कि कोई भी इसमें गलत न हो। वीडियो के बाद पीपीओ के पास वो कार्रवाई के लिए जाएगा, पीपीओ के बाद फिर पेंशन 3 महीने पहले आपके पास आ जाएगा कि आपके पेंशन के कागज अब हो चुके हैं। नहीं तो होता क्या है, कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के पास जाता है तो अंतिम 6 महीने तो वह रिटायरमेंट के पहले कागज, रिटायरमेंट के कागज बनाने में लगाता है। रिटायरमेंट के ये कागज बनाना, वो कागज बनाना, और चूंकि उसको भी बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया होगा पूर्व में, जाने अनजाने में ही सही, इसलिए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सचमुच पीड़ित रहते हैं क्योंकि उसने तो कोई गलती नहीं की, वो तो अपना सामान्य अपने कार्य के साथ जोड़ रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन अनावश्यक कार्यालयों का चक्कर लगाना, जिस कार्यालय में कल तक वो बॉस था आज वहां लाइन पे खड़ा हो रखा है, कैसी स्थिति होगी उसकी। आपकी इस पूरी परेशानी को समाधान करने का एक माध्यम बनाया है यहां पर वित्त विभाग ने। और अभी तो यह
उत्तर प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन साथ साथ अभी पुलिस विभाग को और अन्य जो विभाग इससे नहीं जुड़ पाए हैं, वे विभाग भी इस प्रक्रिया के साथ अगर जुड़ेंगे तो आने वाले समय में लाखों लोग इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे और पेंशन के लिए किसी को भी भटकना नहीं पड़ेगा। मैं इसके लिए सबसे पहले आपको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा सबसे बड़ी बात जो यहां पर इसकी जो उपलब्धता, वो इसकी जो सबसे अच्छी बात वो है कि कॉन्टैक्ट लेस है। आपको कहीं जाना नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ये पेपरलेस है, पेपर के जो मोटे मोटे बनते हैं वो उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीजें उसी के साथ इसको जुड़ना है। कैशलेस है, जब कैशलेस होगा तो लेन देन की भी कोई संभावना इसमें नहीं रहेगी और प्रक्रिया 6 महीने पहले से ही ये अपने आप पूरी हो जाएगी और पेंशन आवेदन किए जाने के उपरांत 30 दिनों के अंदर इसमें सभी प्रक्रियाएं अपने आप आगे बढ़ती हुई एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। ऑनलाइन डैशबोर्ड द्वारा ये पूरी तरह अनुरक्षित भी होगा। इसके अलावा और भी अन्य तमाम प्रकार की उन उपलब्धियों से भरा हुआ यह एक सुविधा आज प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई जा रही है और उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने अपने पेंशन धारकों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई किया है। इसलिए भी मैं उत्तर प्रदेश के सभी पेंशन धारकों को और जो कार्मिक आने वाले समय में पेंशन लेंगे उन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, जो यहां पर हमारे संचालक बोल रहे थे कि हमारे जो पेंशन भोगी हैं ये लोग आने वाले समय में कैसे वो करेंगे, मुझे लगता है कि पेंशन आपने सरकार के साथ जो एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट के क्रम में ये पेंशन आपको प्राप्त हो रही है। जो आपने यहां पर कार्य किया है वो कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का भी होता है, स्टेट का भी होता है, तो आपको मिल रहा है एक कर्मयोगी के रूप में जो योगदान आपने दिया है, तो आप पेंशन भोगी नहीं, पेंशन योगी के रूप में ही आपका सम्मान इस रूप में होना चाहिए, क्योंकि आपने जो योगदान दिया है उस योगदान के प्रति शासन और आपके स्वयं के कंट्रीब्यूशन का प्रतिफल आपको प्राप्त हो रहा है और यह सचमुच उसी रूप में हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वित्त विभाग ने दिया है अंत में योगक्षेम वया महम, यह भाव ही हमारा होना चाहिए और यह कल्याणकारी भाव जब भी व्यक्ति के मन में होगा, समाज के मन में होगा, लोक के मन में होगा, तो उसका आगे का जीवन उतना ही सुखद और उतना ही प्रसन्नचित्त होगा। देखिए, हमें हमेशा अच्छी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अच्छी और सकारात्मक सोच व्यक्ति को एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत करता है, उसके जीवन में खुशहाली लेके आता है। नकारात्मक सोच व्यक्ति को अवनति की ओर लेके जाता है, लेकिन सकारात्मक सोच व्यक्ति को उन्नति की ओर लेके जाता है। जो व्यक्ति सोचता है कि ये गलत है, हर जगह उसको गलत ही दिखाई देता है, हर जगह उसको खामी ही दिखाई देती है, हर जगह बुराई ही दिखाई देती है, तो वह व्यक्ति कभी भला नहीं कर सकता, न स्वयं का भला कर सकता है, न समाज का, न लोक का। अच्छी सोच, अच्छा देखना, अच्छा सोचना, अच्छा करना और अच्छी सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ने की व्यवस्था करना। अब अपने जीवन के अनुभव का, जिसने किसी भी क्षेत्र में काम किया है, उसमें से बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बहुत सारी सेवाएं हमें शासन में भी लेनी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो समाज के लिए अपने वानप्रस्थ जीवन के इस अमूल्य कालखंड का उपयोग समाज के लिए कुछ रचनात्मक करने में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक लंबा अनुभव होता है। कोई भी पेंशन धारक होता है, उसके पास जीवन का 35 से लेकर 35-40 वर्ष का एक लंबा अनुभव होता है और ये लंबा अनुभव ही वास्तव में व्यवहारिक ज्ञान है। आपने जैसा जीवन जिया है, लोगों को उसके अनुरूप बनाने और उसके अनुरूप उन समस्याओं से, उन चुनौतियों से बचाने के लिए
सही उपाय आप दे पाएंगे, उनको बता पाएंगे कि देखिए इस समस्या का समाधान इस रूप में हो सकता है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जिन्होंने लंबा समय एक पटल पर एक कार्य के साथ आगे बढ़ाया है और जब अपना प्रेजेंटेशन, अपना अनुभव बताते हैं तो अनुभव वर्तमान के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए अत्यंत उपयोगी हो जाता है। अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इस क्षेत्र में जुड़ सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। और मेरा आप सबसे यही आग्रह होगा, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, कि जीवन में नकारात्मकता को कोई स्थान मत दीजिए। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।